शहर के पुराने और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक में एक विशाल हवेली खड़ी थी। ऊंचे लोहे के गेट, दोनों तरफ लगे गुलाब के पौधे और बीच में संगमरमर से बनी भव्य इमारत। ये हवेली किसी पुराने राजमहल से कम नहीं लगती थी। ये हवेली थी सावित्री देवी की। सावित्री देवी इस शहर की सबसे अमीर और सम्मानित महिलाओं में से एक थीं। उनके पति का कारोबार इतना बड़ा था कि उनकी संपत्ति कई पीढ़ियों तक चल सकती थी। लेकिन जिंदगी ने उनसे लगभग सब कुछ छीन लिया था। पहले उनके बेटे और बहू एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए, और अब उनकी दुनिया में अगर कोई बचा था तो वो थी उनकी पोती रिया। रिया बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसने विदेश से पढ़ाई की थी और अब शहर में अपना बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन रिया की एक आदत थी जो सावित्री देवी को हमेशा परेशान करती थी। रिया लोगों को उनकी हैसियत से आंकती थी। अगर कोई अमीर है तो वो सम्मान के लायक है, अगर कोई गरीब है तो बस एक कर्मचारी। और सबसे बड़ी बात, रिया को शादी से नफरत थी। एक शाम का समय था। हवेली के बगीचे में सावित्री देवी अपनी कुर्सी पर बैठी थीं और सामने खड़ी रिया फोन पर किसी से बात कर रही थी। नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। मुझे किसी पति की जरूरत नहीं है। फोन काटकर वो अंदर जाने लगी। सावित्री देवी ने उसे रोका। रिया? रिया मुड़ी। हाँ दादी, सावित्री देवी ने गंभीर आवाज में कहा। हर चीज जिंदगी में अकेले नहीं की जा सकती। रिया हल्का सा मुस्कुराई। दादी, ये 2020 का जमाना है। औरतों को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। सावित्री देवी उसकी आंखों में देखती रहीं। सहारा कमजोर लोगों को नहीं चाहिए होता, लेकिन जिंदगी में एक साथी होना जरूरी होता है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अब भी किसी साथी की जरूरत नहीं है। और वो से बाहर चली गई। सावित्री देवी कुछ देर तक चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहीं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें डर था कि अगर कभी वो इस दुनिया से चली गईं, तो इस विशाल दुनिया में रिया बिल्कुल अकेली रह जाएगी। इसी चिंता में कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पुराने वकील को हवेली बुलाया। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा था। लकड़ी की मेज के सामने वकील बैठे थे और सावित्री देवी धीरे धीरे अपनी वसीयत लिखवा रही थीं। मेरी सारी संपत्ति, हवेली, जमीन, कंपनी के शेयर, सब मेरी पोती रिया के नाम होंगे। वकील ने सिर हिलाया, लेकिन तभी सावित्री देवी ने कहा, लेकिन एक शर्त होगी। वकील थोड़ा चौंका। कैसी शर्त? सावित्री देवी ने एक गहरी सांस ली। रिया को यह संपत्ति तभी मिलेगी जब वो शादीशुदा होगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वकील ने धीरे से पूछा, आपको लगता है वो ये शर्त मानेगी? सावित्री देवी ने कहा, अगर उसे जिंदगी में कुछ समझना है तो उसे ये रास्ता जरूर तय करना होगा। वसीयत तैयार हो गई, लेकिन उस समय रिया को इस शर्त के बारे में कुछ पता नहीं था। समय बीतता गया और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने हवेली की रौनक हमेशा के लिए छीन ली। सावित्री देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। हवेली में शोक का माहौल था। रिया अपने कमरे में बैठी दादी की तस्वीर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे मजबूत दीवार अब गिर चुकी है। कुछ दिन बाद वकील ने उसे बुलाया। ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने वसीयत पढ़नी शुरू की। रिया शांत बैठी सुनती रही, लेकिन जैसे ही वो शर्त सामने आई, रिया की आंखें फैल गईं। मतलब, अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मुझे दादी की संपत्ति नहीं मिलेगी, वकील ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, यही उनकी आखिरी इच्छा थी। रिया को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? वो गुस्से में कमरे में टहलने लगी। उसने जिंदगी भर मेहनत की थी, अपने सपने बनाए थे, और अब सिर्फ शादी न करने की वजह से सब कुछ हाथ से निकल सकता था। उस रात वो देर तक सो नहीं सकी। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए वो लगातार सोच रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। अगर दादी को सिर्फ शादी चाहिए तो शादी असली होनी जरूरी थोड़ी है। अगले दिन उसने इंटरनेट पर कुछ तलाश करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी नजर एक वेबसाइट पर पड़ी, रेंटल रिलेशनशिप सर्विस, जहां लोग पैसे देकर नकली बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यहां तक कि किराए का पति भी किराए पर ले सकते थे।
रिया की आंखों में चमक आ गई। बस यही रास्ता है। 2 दिन बाद शहर के एक साधारण से कैफे में रिया किसी का इंतजार कर रही थी। कैफे ज्यादा बड़ा नहीं था। लकड़ी की पुरानी टेबल, हल्की कॉफी की खुशबू और कोने में धीमी आवाज में बजता संगीत। तभी दरवाजा खुला। अंदर एक लड़का आया, साधारण कपड़े और चेहरे पर थोड़ा झिझक। वो धीरे धीरे रिया की टेबल तक आया। आप रिया जी हैं? रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े देखकर ही उसके चेहरे पर हल्की उपेक्षा आ गई। तुम राहुल हो? लड़के ने सिर हिलाया। जी। रिया कुर्सी पर पीछे टिक गई। बैठो। राहुल चुपचाप बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया ने सीधे कहा, मुझे 3 महीने के लिए एक किराए का पति चाहिए। राहुल थोड़ा असहज हो गया। मतलब? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मतलब तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहोगे और सबको लगेगा कि हम शादीशुदा हैं। राहुल कुछ पल सोचता रहा। और इसके बदले? रिया ने टेबल पर एक लिफाफा रखा। राहुल ने लिफाफा खोला। अंदर पैसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने पैसे शायद तुमने एक साथ पहले कभी नहीं देखे होंगे। राहुल ने कुछ नहीं कहा। रिया ने आगे कहा, 3 महीने बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूं। रिया उठ खड़ी हुई, लेकिन जाते जाते उसने एक बात और कही, एक बात याद रखना, तुम सिर्फ किराए के पति हो। मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश मत करना। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी औकात जानता हूं। रिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि उसने बस एक गरीब लड़के को पैसे देकर एक काम पर रख लिया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये किराए का पति उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन सुबह का समय था। रिया की काली कार शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को पार करती हुई उस छोटे से मोहल्ले में पहुंची जहां राहुल रहता था। ये जगह रिया की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। संकीर्ण गलियां, छोटे-छोटे मकान, बच्चों की आवाजें और दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग। रिया ने कार रोकी और आसपास नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर हल्की सी नाक भौं सिकुड़ने वाली भावना आ गई। यहीं रहता है वो, उसने मन ही मन कहा। कुछ ही क्षणों बाद राहुल घर से बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। रिया ने उसे देखा और हल्की व्यंग्य भरी आवाज में बोली, इतना ही सामान है तुम्हारा? राहुल ने शांत स्वर में कहा, जय, मेरे लिए इतना काफी है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, कम से कम हवेली में जगह तो बचेगी। राहुल उसकी बात समझ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठ गया। कार चल पड़ी। सड़क पर कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर रिया ने अचानक पूछा, तुमने पढ़ाई कितनी की है? राहुल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ग्रेजुएशन। रिया हंस पड़ी। सच में? उसकी आवाज में साफ व्यंग्य था। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। राहुल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर भी शांत रहा। डिग्री से ज्यादा जरूरी इंसान का व्यवहार होता है। रिया ने सिर हिलाया। फिलॉसफी मत झाड़ो, बस ये याद रखो कि तुम्हें अभिनय करना है। कुछ देर बाद कार हवेली के विशाल गेट के सामने रुकी। राहुल ने पहली बार उस हवेली को करीब से देखा। ऊंचा लोहे का गेट, लंबा ड्राइववे और सामने खड़ी भव्य इमारत। उसने अनायास ही कहा, बहुत सुंदर जगह है। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और ये सब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। राहुल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर भी शांत ही रहा। रिया कार से उतरी और अंदर की तरफ बढ़ी। राहुल उसके पीछे पीछे चलने लगा। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही पुराने नौकर रामू काका सामने आ गए। उन्होंने रिया को देखते ही सिर झुकाया। बिटिया, आप आ गईं। फिर उनकी नजर राहुल पर पड़ी। ये, रिया ने सहज स्वर में कहा, मेरे पति? रामू काका एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने राहुल की तरफ देखा। बाबूजी, स्वागत है आपका। राहुल ने आदर से हाथ जोड़ दिए। नमस्ते काका। रामू काका को उसकी विनम्रता अच्छी लगी। रिया ने तुरंत कहा,
रामू काका, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दीजिए। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। पति को गेस्ट रूम? रिया ने धीरे से कहा। अभिनय की भी एक सीमा होती है। रामू काका थोड़ा असहज हो गए, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, गेस्ट रूम भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। रामू काका उसे कमरे तक ले गए। कमरा सच में बहुत बड़ा था। राहुल ने चारों तरफ देखा। ये तो किसी होटल जैसा है। रामू काका मुस्कुरा दिए। बिटिया ने शायद आपको अभी ठीक से नहीं समझा है, लेकिन आप अच्छे लगते हैं। हाँ, राहुल ने हल्के स्वर में कहा। समझने में समय लगता है काका। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, लेकिन रिया का रवैया ज्यादा नहीं बदला। वो अक्सर राहुल को छोटी छोटी बातों में ताना मार देती, लेकिन धीरे धीरे हवेली में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। राहुल कभी बगीचे में पौधों को पानी देता, कभी नौकरों के साथ बैठकर चाय पीता, कभी रामू काका की मदद कर देता। एक दिन रिया ने देखा कि वो बगीचे में पुराने झूले को ठीक कर रहा है। रिया ने पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, घर है, अच्छा लगे तो ठीक कर देना चाहिए। रिया ने ताना मारा, तुम्हें आदत होगी, छोटे घरों में सब खुद ही करना पड़ता होगा। राहुल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान। हाँ, शायद इसलिए मुझे चीजों की कीमत पता है। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो जितनी बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, राहुल उतनी ही शांति से जवाब देता है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करने लगी थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद रिया को दादी के पुराने कमरे में कुछ कागज ढूंढने थे। वो कमरे में गई। कमरे में अभी भी सावित्री देवी की मौजूदगी का एहसास होता था। पुरानी अलमारी, लकड़ी की मेज और दीवार पर लगी उनकी तस्वीर। रिया धीरे धीरे अलमारी खोलकर कागज ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। लिफाफे पर लिखा था, रिया के लिए। रिया ने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। रिया की आंखें भर आईं। वो आगे पढ़ने लगी। मुझे पता है कि तुम शादी से दूर भागती हो, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती थी। मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो तुम्हें समझ सके। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। इसलिए मैंने अपनी वसीयत में वो शर्त रखी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम्हें कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रिया चुपचाप बैठी रही, लेकिन चिट्ठी में एक और लाइन थी जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। और अगर तुम्हें लगे कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है तो उसे जाने मत देना। रिया ने धीरे से चिट्ठी बंद कर दी। उसके दिमाग में अनजाने में राहुल का चेहरा उभर आया। हवेली का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले हर जगह सन्नाटा और औपचारिकता होती थी, अब वहां हल्की हल्की रौनक महसूस होने लगी थी। और उस बदलाव की वजह था राहुल। वो किसी पर अपना असर डालने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन उसकी सादगी और व्यवहार ऐसा था कि लोग अपने आप उससे जुड़ते चले जाते थे। सुबह का समय था। रिया अपने कमरे से नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता तैयार था, लेकिन आज एक अलग दृश्य था। रामू काका और बाकी कर्मचारी हल्की हल्की मुस्कान के साथ कुछ बातें कर रहे थे, और बीच में खड़ा राहुल चाय बना रहा था। रिया ने भौहें सिकोड़ लीं। ये क्या हो रहा है? सब लोग अचानक चुप हो गए। राहुल ने उसकी तरफ देखकर कहा, रामू काका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आज चाय मैं बना देता हूं। रिया ने व्यंग्य से कहा, वाह, अब हवेली में नौकरों का काम भी करोगे? राहुल मुस्कुराया। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रिया ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम यहां सिर्फ एक काम के लिए आए हो। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मुझे याद है। रिया ने नाश्ता शुरू किया, लेकिन उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का हर बार उसकी बातों का जवाब इतनी शांति से कैसे दे देता है। अगर कोई और होता तो अब तक नाराज हो चुका होता,
लेकिन राहुल, वो कभी नाराज नहीं होता था, बस मुस्कुरा देता था। रिया और राहुल पहली बार साथ बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अचानक राहुल ने पूछा, आपको शादी से इतनी परेशानी क्यों है? रिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्यों जानना है? राहुल हल्का मुस्कुराया। बस ऐसे ही जानना चाहता हूं। रिया कुछ पल सोचती रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बोझ बन जाते हैं। राहुल ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोला, हर रिश्ता बोझ नहीं होता। रिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें कैसे पता? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को देखा है। वे गरीब थे, लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। रिया कुछ नहीं बोली। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। राहुल की शांत आवाज, उसकी मुस्कान और उसका अलग नजरिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अब राहुल के बारे में ज्यादा सोचने लगी है। लेकिन उसी समय कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। अगले दिन दोपहर में हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से एक आदमी उतरा। वो सावित्री देवी के पुराने वकील थे। रिया ने उन्हें अंदर बुलाया। आप अचानक? वकील का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, रिया, मुझे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में कुछ बात करनी है। रिया थोड़ा घबरा गई। क्यों? वकील ने गहरी सांस ली। मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारी शादी असली नहीं है। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे में खड़ा राहुल भी एकदम शांत हो गया। वकील ने सख्त आवाज में कहा, अगर यह सच है तो तुम्हें सावित्री देवी की संपत्ति नहीं मिल सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे राहुल की तरफ देखा और उसके मन में पहली बार एक अजीब सा डर पैदा हुआ। अगर राहुल चला गया तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि यह सवाल उसके दिल में आएगा, लेकिन अब वो सच में डर रही थी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय न सिर्फ उनकी नकली शादी का सच उजागर करेगा, बल्कि राहुल की असली पहचान भी सामने लाने वाला था। बात सुनते ही कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। रिया कुछ क्षणों तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उसने धीरे धीरे पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? वकील ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे पूरी जानकारी मिली है कि तुम्हारी शादी असली नहीं है, और अगर ये सच है तो वसीयत की शर्त पूरी नहीं मानी जाएगी। रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, यह गलतफहमी है। वकील ने धीमे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें अपनी दादी की संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। इतना कहकर वकील उठे और धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद उसने राहुल की तरफ देखा। अब क्या होगा? राहुल ने धीरे से कहा, जो होना चाहिए। रिया की आवाज अचानक तेज हो गई। मतलब? राहुल ने शांत स्वर में कहा, मतलब ये खेल यहीं खत्म हो गया। रिया के दिल में जैसे किसी ने चुभन पैदा कर दी। तुम जा रहे हो? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हमारा समझौता यही था। रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। राहुल ने अपने कमरे में जाकर छोटा सा बैग उठाया। जब वो वापस ड्राइंग रूम में आया तो रिया अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने टेबल पर वही लिफाफा रख दिया जिसमें पैसे थे। रिया ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? राहुल ने धीरे से कहा, बाकी बचे हुए पैसे। रिया ने गुस्से से कहा, तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। राहुल हल्का मुस्कुराया, अब इसकी जरूरत नहीं है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक महसूस हुआ कि अगर राहुल अब भी चला गया तो शायद वो हमेशा के लिए चला जाएगा। अचानक उसने पुकारा, राहुल रुको। राहुल रुक गया। रिया की आंखें नम हो चुकी थीं। तुम ऐसे ही चले जाओगे? राहुल धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। और क्या करूं? रिया कुछ क्षण चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे लगा था
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल की आंखों में हल्की उदासी आ गई। फर्क पड़ता है? रिया ने आश्चर्य से पूछा। तो फिर जा क्यों रहे हो? राहुल ने गहरी सांस ली। क्योंकि शुरुआत झूठ से हुई थी। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस कर रही थी। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हें गरीब समझा, कम पढ़ा लिखा समझा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। राहुल हल्के से मुस्कुराया। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। रिया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में सिर्फ पैसों के लिए आए थे? कुछ क्षणों तक राहुल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, शुरू में हां। रिया का दिल और टूट गया। लेकिन तभी राहुल ने आगे कहा, लेकिन अब। वो कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ा और बहुत शांत आवाज में बोला, अब दिल छोड़कर नहीं जा सकता। रिया की सांस जैसे रुक गई। क्या? राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन महीनों में तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कदम आगे आया और बहुत धीरे लेकिन साफ आवाज में बोला, मैं यहां पैसे के लिए आया था। रिया की सांस थम गई। राहुल ने आगे कहा, लेकिन अब। उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, अब दिल छोड़कर नहीं जा सकता। रिया स्तब्ध रह गई। उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन इन महीनों में। वह रुक गया। फिर बोला, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से पूछा, तो ये सब नकली नहीं था? राहुल ने सिर हिलाया। शुरू में था, लेकिन अब नहीं। रिया कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर अचानक वह रोते हुए उसके पास आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर जाता तो शायद जिंदगी भर पछताता। इतना कहते राहुल ने रिया को गले लगा लिया। हवेली के बाहर हवा तेज चलने लगी थी। लेकिन उस पल दो लोगों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। कभी जो रिश्ता सिर्फ किराए का था, वह अब दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता बन चुका था। क्योंकि कभी कभी जिंदगी के सबसे सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो झूठ से शुरू होते हैं। कहानी ने अगर आपके दिल को छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली लव स्टोरी में।